डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी के क्लास में उद्योग जो पढ़ रहे थे उसमें आज ये चौथा क्लास है हम लोगों का। और आज के क्लास में हम लोग जूट उद्योग, ऊनी उद्योग और रेशम उद्योग का अध्ययन करने जा रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी आंकड़ों पर आधारित क्लास होगा। और आमतौर पे जो परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं पूर्व के कालों से, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नवीन परिपाटी जो देखने में मिल रही है कि जो अनछुआ विषय है, यानी जिस पर प्रश्न नहीं प्रीवियस में पूछे गए हैं, वो प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो आज का क्लास जो हम लोग उद्योग के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें जूट उद्योग या ऊनी उद्योग या रेशम उद्योग, तो इसमें से जूट पर तो प्रश्न आया है, लेकिन रेशम और ऊनी उद्योग पे प्रश्न बहुत कम आए हैं या नहीं के बराबर आए हैं। तो हम लोग इससे सोच कर पढ़ेंगे कि जो परिपाटी चल रही है कि जो अनछुआ विषय है उस पे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। सबसे पहले देखते हैं जूट उद्योग। देखिए जूट है क्या चीज़। तो जूट पूरा का पूरा 100% एक पादप उत्पाद है। आप लोग गांव देहात में सनई का नाम सुने होंगे, सरकंडी का नाम सुने होंगे, जो आमतौर पे नदी के तट पर जो है वो अपने आप उग जाता है खरपतवार के रूप में। तो गांव देहातों में देखते हो कि जब बरसात के मौसम में पानी आता है नदी में, तो उसको काट करके लोग नदी में छोड़ देते हैं। ये नदी का जहाँ पर बहाव नहीं है या जो है वो गड्ढा है, तो वहां पर उसको छोड़ देते हैं और वो सड़ जाता है। जब सड़ जाता है तो जैसे कपड़ा की पिटाई धोबी लोग करता है, उस ढंग से उसका सनई का पिटाई जो है वो कोई पत्थर पे या कोई लकड़ी रख करके उस पर की जाती है और उसके बाद उसका रेशा निकल जाता है। अब गांव वाले लोग करते क्या है कि उसी रेशे से सुतरी, रस्सी, ये सब चीजों का निर्माण करते हैं। तो वही जूट कहलाता है। तो जो समुद्री इलाका है, दलदली इलाका है, जहां दलदल पाया जाता है, वहां ये सनई बहुत बड़े व्यापक पैमाने में पाया जाता है और वहां ये उद्योग के रूप में स्थापित है प्राचीन काल से। तो इसका स्वरूप कैसा है, इसकी प्रकृति कैसा है, तो यह पूर्णतः कृषि पर और दूसरा श्रम पर आधारित है। अगर आप गौर से देखिए तो इसमें प्राचीन काल में या मध्य काल में मशीन का कोई भी इस्तेमाल होता ही नहीं था। जो चीज पैदा हुई वो कृषिगत उत्पाद थी और श्रम के माध्यम से, जिस ढंग से अभी मैंने आपको बताया कि पानी में डूब करके उसकी पिटाई करके सन निकाला जाता था और फिर उस सुखाने के बाद फिर हाथ से ही उसकी रस्सी जो है बनाई जाती थी। यह गांव देहात में आपने देखा होगा कि इतना ढेर सा सन जो है वो इसमें चाट लिया कांक के नीचे और उसके बाद एक तकुआ जो है लकड़ी का बना हुआ रहता था, जिसमें एक लोहे का ऊपर पिन निकला हुआ था और उसी में पिन में उस सन को फंसा करके ऐसे ऐसे घुमा रहा है व्यक्ति और फिर वो सन क्या है, रस्सी का रूप लेते हुए या सुतरी का रूप लेते हुए चला जा रहा है। जब थोड़ा बिनाई हुई, माने सुतरी बन गया, उसको खोल के नीचे फिर बांध दिया और फिर इस ढंग से एक प्रक्रिया जो है चलती थी और उसके जो तकली होता था, उस तकली में पूरा रस्सी जो है भरा जाता था और फिर उससे खटिया बीनना या रस्सी का और भी इस्तेमाल करना गांव देहात में लोग आज भी करते हैं। ये तो ये क्या है, यहाँ पर कोई मशीन का, टेक्निक का तो इस्तेमाल हुआ नहीं, ये पूरा मानवीय श्रम पर आधारित हुआ। तो इस कारण से इसकी प्रकृति पूर्णतः कृषि आधारित और श्रम आधारित है। उद्भव की जहां तक बात है तो सुतली और रस्सी के रूप में ये प्राचीन काल, मध्य काल में व्यापक रूप से पाया गया है और इस प्रकार से स्व उपयोग के लिए सभी लोग जो है वो बनाया करते थे। ये कहीं कहीं पर जो है व्यापक पैमाने पे, जहां पे रस्सी का प्रयोग जो है वो खटिया बनाने में किया जाता होगा, तो वैसे जगहों पर जो है ये ग्रामीण और कुटीर उद्योग के रूप में ये हर जगह उपस्थित था। लेकिन आधुनिक युग जब आया है इसमें, तो एक नया परिवर्तन देखने को हम लोग को मिलता है और वो परिवर्तन क्या था
कि बोड़ा एक नया उत्पाद उभर करके सामने आया। बोड़ा इसलिए नया उत्पाद उभर करके सामने आया कि अब खाद्यान्नों का निर्यात और आयात होने लगा। जिस जगह पे अधिक खाद्यान्न पैदा होने लगे वहां से उसका निर्यात किया जाने लगा। जहां खाद्यान्नों की उपलब्धता कम थी वहां आयात किया गया दूसरे जगहों पे। तो ये निर्यात आयात करने में खाद्यान्नों के लिए बोरा जो होता है, यानी बस्ता कह लीजिए या जो बैग कह लीजिए इंग्लिश में, तो वो सूतरी का बनने लगा, यानी जूट का बनने लगा। और उस तरीके से ये एक उद्योग का, आधुनिक उद्योग, अब इसमें मशीनें लगने लगी। जिस तरह से कपड़ा की बुनाई में मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, उस प्रकार से आधुनिक युग में बोड़ा बनाने के लिए फिर कालीन भी इससे निर्मित होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहनने के कपड़े भी बनने लगे, जिस कपड़े को हेसियन कपड़ा के नाम से जानते हैं। और अभी ये बहुत कॉस्टली मिलता है, आपको सूत से भी कॉस्टली मिलता है ऐसे कपड़े। आप पहचान नहीं पाइए कि बोड़ा का कपड़ा हम पहने हुए हैं। हेसियन कपड़ा इतना कॉस्टली, इतने अच्छे तकनीक से इसको बनाया जा रहा है। इसका प्रथम कारखाना जो हमारे देश में लगा वो रिसड़ा में। रिसड़ा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। ये भी आप ट्रेन से जाइएगा तो आपको रिसड़ा स्टेशन मिलेगा। और ये कारखाना कब लगा था? तो 1855 ईस्वी में। स्वतंत्रता के समय तक जो 1855 में कारखाना लगा पहला, तो स्वतंत्रता के समय तक कारखानों की संख्या कितना हो गई? 120। ये डेटा आप याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश में जो जूट कारखाना था उसकी संख्या कितनी थी। और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि वैश्विक स्तर पे जूट का से बने बोड़े का जो उपलब्धता थी वो भारत के द्वारा किया जाता था। और ऐसा क्यों किया जाता था कि अंग्रेज वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण रखे हुए थे। तो चाहे भारत से खाद्यान्न उसे किसी देश में भेजना हो या दूसरे देशों से भी खाद्यान्न दूसरे देशों में भेजना हो, तो बोड़े वो लोग कहां से ले आते थे? बैग कहां से ले आते थे जूट का? तो भारत से। इसलिए वैश्विक आधार पे जूट का बैग बनाने का काम जो है वो भारत में होता था। यही कारण है कि अंग्रेजों के समय में, आजादी के दिन तक, भारत में जूट उद्योग के कारखानों की संख्या कितनी थी? 120। लेकिन इस स्वतंत्रता के कारण बहुत सारे उद्योग प्रभावित हुए। उद्योग के कपड़ा उद्योग भी प्रभावित हुआ। कपड़ा उद्योग किस कारण से प्रभावित हुआ साहब? कि 60% जो कपास उत्पादक क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, 40% ही भारत में रहा कपास उत्पादन। तो इस ढंग से प्रभावित हुआ था कपड़ा उद्योग। लेकिन बाद में चल के कपड़ा उद्योग ने अपने आप को संतुलित कर लिया। जूट उद्योग का जहां तक मामला है, तो जो डिविजन्स ऑफ इंडिया होता है, तो उसमें आज का जो बांग्लादेश देखते हैं वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान ही 1971 में जो है बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। तो आज का बांग्लादेश जो है वो 120 में से 112 कारखाने जो है वो चले गए कहां? बांग्लादेश में, भारत में नहीं रहे। सॉरी, 120 कारखाना था और 80% जो जूट उत्पादक क्षेत्र था वो चला गया कहां? बांग्लादेश। तो जूट उत्पादन पर ही ना कारखाने आधारित थे। तो जैसे ही 80% जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया, तो इसका परिणाम ये निकला कि 120 में से 112 कारखाना बंद हो गया। उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलने लगा। लेकिन भारत में भी जो है वो इससे, ये 56 तक की बात है, 47 में हमें आजादी मिली और 56 तक आते आते 112 कारखाना हमारा क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन बाद में चल करके भारत सरकार ने प्रयत्न किया और जूट के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। तो ऐसी परिस्थिति में फिर कारखानों की संख्या बढ़ने लगी और अब वर्तमान समय में इसकी मिलों की संख्या कितनी है? 100। मतलब 100 मिलों का हम लोग जूट उत्पन्न करने में, यानी जूट का पैदावार करने में सफल हुए हैं। इसको उपमा जो दी जाती है, क्योंकि इसका जो रेशा होता है वो सोने के तरह सुनहरा रंग का होता है, इसी कारण इसको स्वर्ण रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं। जहां तक 100 कारखानों की बात है, तो इसकी
विस्तार के या क्षेत्र के आधार पर हम लोग देखेंगे तो उससे जूट उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है ये भी पता चल जाएगा। तो 100 कारखानों में 73 कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं और इस तरीके से कहा जाए कि प्रथम स्थान पर ही नहीं है बल्कि उसको एकाधिकार प्राप्त है। जो भी भारत में जूट का उत्पादन होता है या जूट सामग्री का निर्यात किया जाता है वो अधिकांशतः 100% तो नहीं कहिए लेकिन अधिकांशतः जो है कहां से किया जाता है, पश्चिम बंगाल से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 नंबर पर होने के बावजूद भी उसे इस पर एकाधिकार प्राप्त है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर बिहार है। चौथे नंबर पर जो है वो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है जहां 3-3 कारखाने हैं। यहां पर आप अचंभित हो कि सर बिहार में तो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। तो बिहार में पूर्णिया कटिहार के तरफ अगर आप जाइएगा तो वहां इसके जो है 3 कारखाने हैं, क्योंकि पूर्णिया और कटिहार में जो है नदी तटीय क्षेत्रों में जूट का बहुत व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है और उस आधार पर जो है वहां 3 कारखाने स्थापित किए गए। इसके अलावा भारतीय गांवों में रस्सी बनाने के लिए कोई बाहर से सामग्री नहीं लाई जाती है। स्थानीय लोग जो है अपनी आवश्यकता का सिरकिंडी से जो है वो सरकंडी से गला कर करके और उसकी पिटाई करके रेशा निकाल करके रस्सी अपना हर गांव में ये परिपाटी जो है चल जाती है। और कुछ लोग अब तो सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो कुछ गांव का ऐसा वर्ग है जो इसको व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। तो अपना रस्सी बनाता है, मेला में बेचता है, दूसरी जगहों में बेचता है, ये उसकी बिक्री अन्य बाजारों में जाकर करता है। लेकिन रस्सी को बाहर से आयात या दूसरे शहरों से आयात नहीं किया जाता अभी भी बिहार के गांव में, बल्कि स्थानीय आधार पर इसका उत्पादन और उपभोग किया जाता है। जहां तक विश्व में जूट उत्पादन का स्थान का प्रश्न है तो आजादी से हम लोग काफी उभर चुके हैं। अब बांग्लादेश के स्थान पर भारत जो है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर हो गया। कुल 80 लाख गांठ का जूट का उत्पादन किया जाता है और जूट से बने सामानों में निर्यात के हिसाब से इसका द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान किसका चला जाता है, बांग्लादेश का। ऐसा इसलिए कि बांग्लादेश का ये आधारभूत उद्योग है। जैसे हम लोग के यहाँ लौह एवं इस्पात उद्योग आधारभूत है, तो वहाँ बेसिक इंडस्ट्री में ये आता है और वहाँ इससे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो छोटा देश होने के बावजूद भी वहाँ हमसे ज्यादा उत्पादन होता है जूट से बने सामानों का। लेकिन ये काफी मात्रा जो है भारत और बांग्लादेश का, किसी साल भारत हो जाता है निर्यात में ज्यादा, किसी साल बांग्लादेश हो जाता है। तो लेकिन अभी वर्तमान समय में जो है द्वितीय स्थान पे भारत है और प्रथम स्थान पे बांग्लादेश है। जहां जहां निर्यात किया जाता है भारत से जूट के बने सामानों का, उसमें 30% निर्यात अमेरिका में किया जाता है, 25% निर्यात रूस में किया जाता है और 10% निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। यहाँ संयुक्त राज्य अमीरात में किया जाता है। यहाँ जिस उत्पाद का होता है वो कालीन का होता है। कमरे में कालीन देखते हैं बिछा हुआ, तो इन सभी का पैर पोंछना, बारीक पर्दे, ये सब चीजें जो है वो जूट से निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। अब अगला उद्योग जो है ऊनी वस्त्र उद्योग, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देखिए, ऊन का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है और ये जो उद्योग है वे पशु आधारित है, क्योंकि ऊन जो हम लोग को मिलता है वो अधिकांशतः पशुओं के बाल के रूप में मिलता है। हालांकि आज के युग में जो है वो ऊन के रूप में हम लोग पॉलिस्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं या पेट्रोलियम उत्पाद से भी बहुत सारे ऊनों का निर्माण किया जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बेसिकली जो ऊन कंसेप्ट है वो पशु आधारित है। बहुत तरह से भेड़ हो गया, बकरी हो गया। कश्मीर में पश्मीना एक बकरी पाई जाती है, तो उसके ऊन काफी गर्म होते हैं, तो वर्ष में एक बार उसके शरीर से पश्मीना बकरी के शरीर से बाल निकाल लिया जाता है और उसके हाथ से शाल की बिनाई की जाती है। तो पश्मीना शाल वैश्विक स्तर पे काफी मशहूर है। उसकी कीमत 25,000 से लेकर के 1,00,000-2 लाख रुपया तक पड़ता है एक शॉल का और काफी गर्म होता है। आप एक रजाई
ओढ़ लीजिए और उसके स्थान पर एक पश्मीना शाल ओढ़ लीजिए, तो दोनों का जो है गर्मी जो है वो बराबर आपको दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से और भी पशु हैं, उसके बालों को भी निकाल कर करके हम लोग जो है ऊन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस कारण से ये पशु आधारित ऊनी उद्योग है। उद्भव इसका ग्रामीण और कुटीर उद्योग के रूप में हुआ, लेकिन आधुनिक में युग में मशीन से जो ऊन की का निर्माण होने लगा, या उससे स्वेटर बनने लगे, या अन्य गर्म कपड़े बनने लगे, उसके लिए आधुनिक कारखाना सबसे पहला जो है काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए कौन है? लाल इमली। आज भी लाल इमली का स्वेटर खरीदने जाइएगा तो काफी कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि ये ऊन से निर्मित होता है। और इसका कारखाना लाल इमली का कहाँ लगा था? कानपुर में। और कब लगा था? तो 1876 में। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफी आता है कि लाल इमली माने ऊन का प्रथम कारखाना कौन है? तो लाल इमली है। कहाँ लगा था? तो कानपुर में लगा था। और कब लगा था? तो 1876 में लगा था। दूसरा जो कारखाना लगा वो धारीवाल में, ये लुधियाना में है, पंजाब का एक जगह है वहां। ये 1881 में लगा था। उसके बाद बंबई में 1882 में इसका विस्तार हुआ, बेंगलुरु में 1886 में विस्तार हुआ। ये इतना आत्मनिर्भर हो गया हमारा देश इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पशु संसाधन बहुत है, इसलिए ऊन बहुत मिल जाता है। तो हम लोग सफिशियंट है अपने यहाँ जितना आवश्यकता है उसमें, साथ ही साथ हम निर्यात भी करते हैं। इस वजह से ऊनी वस्त्र उद्योग के कारखाना बहुत लगे, और उसकी कुल संख्या वर्तमान समय में कितना है? तो 626। और ये अधिकांश जो इसका संकेंद्रण है जिन राज्यों में, वो महाराष्ट्र में है, पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक इन तीनों में सबसे ज्यादा मिले जो हैं वो कहाँ है? तो मुंबई में कुल 45 मिले ऊन का है, जो ऊन उत्पाद का उत्पादन करता है। इसमें कुल 27 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है इस उद्योग में। और इसके बाद जो तीसरा उद्योग है रेशम उद्योग। रेशम एक कीड़ा होता है जो शहतूत नामक पेड़ पर बैठता है और उसके उत्पाद को खाता है, और फिर उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी जिसको आप बोलते हैं लाही, तो उसी लाही से जो है रेशम का निर्माण होता है, उसी वेस्ट प्रोडक्ट से। इसमें प्रकृति जो इसकी है कि कीड़ा आधारित है, एक कीड़े का एक बाई प्रोडक्ट है ये, यानी कह लीजिए कि पैखाना है उसका, और वही जो है किस चीज में कन्वर्ट कर जाता है? रेशम में। और ये प्राचीन काल से चला रहा है, इसके अवशेष मिलते हैं। खास तौर से राजा महाराजाओं के द्वारा इससे बने वस्त्रों का इस्तेमाल अधिक किया गया। मुगलों ने इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया, और ये अधिक तक शहरी केंद्रित आधारित उद्योग मुगलों के टाइम में था। और मुगल जो कारखाने होते थे, यानी जो राज दरबार के लिए चीजों का निर्माण करता था, वहां रेशमी वस्त्रों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता था जहां इसका निर्माण किया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में सबसे पहला कारखाना जो लगा वो 1832 ईस्वी में कहाँ लगा? तो हावड़ा में। और किसने लगाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया। वर्तमान जो इसकी स्थिति है कि विश्व में दूसरा स्थान भारत का है, और प्रथम स्थान जो है किसका है? चीन का। आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में रेशम का जो आविष्कारक है विश्व में वो चीन ही है। और चीन में पारंपरिक रूप से कीड़े पाल करके रेशम का उत्पादन किया जाता था। वहां के लोग रेशमी वस्त्र पहनते थे, वहां के व्यापारी इसका निर्यात करते थे। जब बौद्ध धर्म का आगमन हमारे देश में हुआ, तो बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से इसकी तकनीक भारत पहुंची कि रेशम का कीड़ा पाला जाता है, उससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसलिए भारत जो है वो प्राचीन काल से रेशम का जानकार बना। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हमारा देश कुल वैश्विक उत्पादन का 18% उत्पादन करता है, और उसमें बिहार का जो मूंगा है, मूंगा रेशम, उसमें हमें वैश्विक स्तर पर एक अधिकार प्राप्त है। यानी ये जो मूंगा रेशम है सबसे अच्छे क्वालिटी का है, और वो सिर्फ बिहार में पैदा होता है। बिहार में भी कहाँ? तो भागलपुर में। इसीलिए हमारे स्टेट्स का जो भागलपुर है वो रेशमी वस्त्र के लिए काफी मशहूर है। वहां की भागलपुरी साड़ी जो है, रेशमी साड़ी जो है, वो वैश्विक स्तर पे बिक्री होती है, ये बेचा जाता है। उत्पादक राज्यों में पहले स्थान पे कर्नाटक आता है,
दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल आता है और तीसरे स्थान पर कौन आता है? बिहार। बिहार का भी कौन सा क्षेत्र? तो वही भागलपुर जो आपको बताया गया, वही जो है वो इसका संकेंद्रण है। कुल उत्पादन जो अभी हाल फिलहाल में हुआ इस 2022-21 ईस्वी का डेटा है कि 33,770 मिलियन टन हुआ और इसका अधिकांश भाग हम लोगों ने निर्यात किया यानी विदेशों में बेच दिया, तो उससे हमें 1418 करोड़ रुपया की आय हुई। तो ये था हम लोग के आज के क्लास में कौन कौन सा चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो जूट उद्योग हम लोगों ने देखा और उसके बाद रेशम उद्योग देखा और उसके बाद ऊन उद्योग देखा। आगे के क्लासों में हम इसी तरीके से और बचे हुए जो उद्योग के क्षेत्र में खंड है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।